हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 52। और हम तैयारी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल TGT PGT एस्टेट और दिसंबर में जो नेट की परीक्षा होने वाली है वो, और साथ में HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली हुई है, तो उनके लिए और ओल टेट सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और स्पेशली अगर क्लास नंबर बताऊं मैं 52, ये है TGT PGT एस्टेट 2024 वालों के लिए। तो TGT PGT एस्टेट का पेपर अभी 7 और 8 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी न्यू डेट कोई आई नहीं है। तो तब तक हम अपनी बची खुची सभी क्लासेस को पूरा कर लेंगे। और जो कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है और अभी तक जो मैंने 51 क्लासेस अपलोड की हैं ये सभी आप एक साथ देखना चाहते हैं, तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें सभी वीडियोज़ आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं जो पर डे की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सभी वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो UGC नेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अच्छा, TGT PGT एस्टेट वालों के लिए हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्लासेस शुरू की थी और अभी तक हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का पद्य खंड ये हमने बिल्कुल संपूर्ण कर लिया है। और सभी का साथ साथ जो टॉपिक मैंने पढ़ाए या जो काल भी मैंने संपूर्ण किया उन सभी के MCQs भी मैंने डाल दिए हैं। तो आप ये 52 क्लासेस देखेंगे, इसमें सभी आपके सारे MCQs मिल जाएंगे। और हिंदी साहित्य जितना मैंने अब तक पढ़ाया वो सभी इन क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैंने गद्य खंड शुरू करने से पहले, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों का विकास हुआ था, तो आधुनिक काल में पद्य का विकास किस प्रकार से हुआ, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सारे युग मैंने पढ़ा दिए हैं। एक साठोत्री कविता का रहता था, वो भी मैंने टॉपिक डाल दिया है। अब गद्य के विकास खंड से देखें तो यहाँ पर कई सारे गद्य विधाएं आ जाती हैं, जिसके अंदर नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टा, संस्मरण इत्यादि ये सभी जो काव्य रचनाएं हैं ये सब गद्य के अंतर्गत आती हैं। तो गद्य मैंने ऑलमोस्ट अपने चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन अभी तक जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है तो गद्य भी हम दोबारा से करवा देंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, जब मैं MCQs करवा रही थी तो ये मैंने सोचा कि अभी हमने आलोचनात्मक जो साहित्य है उसको नहीं पढ़ा है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक जो समीक्षा है, नगेंद्र की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो ये हमने नहीं पढ़ा है। तो काफ़ी एक प्रश्न जो है यहाँ से, जब मैं MCQs करवा रही थी तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। तो अभी मैं जो बचे खुचे टॉपिक और जहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है उन टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। तो उसी के संदर्भ में आज हमारा विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। यानी कि इस टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास, देखो हर चीज़ का इतिहास होता है, अंग्रेजी का इतिहास है, हिंदी का इतिहास है, इतिहास का इतिहास है, भूगोल का इतिहास है, हर चीज़ का इतिहास होता है। जैसे कि अभी कोरोना काल चला हुआ था तो कोरोना का भी इतिहास लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हिंदी का भी इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि आदि काल में लेकर जो रचनाएं लिखी गई, फिर उसके बाद भक्ति काल में। तो हमें ये थोड़ी पता था कि आदि काल की रचनाएं ये भक्ति काल की रचनाएं हैं, ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं। इन सभी कालों में किसने डिवाइड किया? जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन लोगों ने इन रचनाओं को ये काल दिए। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य लिखा जाता है। जैसे कि कोई रचनाएं हैं, लिखते चले गए। अब जब कवि जो रचनाएं लिख रहे थे उन्हें भी ये नहीं पता था कि हम हिंदी साहित्य के लिए कुछ लिख रहे हैं, वो लिखते चले गए। लेकिन कुछ एक कवि ऐसे होते हैं जिन्होंने सभी रचनाओं को समेटा और समेट कर एक ही स्थान पर इकट्ठा किया और वो जो ग्रंथ उन्होंने लिखा उसे कहा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है काफ़ी विद्वानों ने लिखे, और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और ये
नामकरण इत्यादि पर मैं आदिकाल में सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ, लेकिन ये टॉपिक रहता है कि हिंदी साहित्य के कितने इतिहास। मुख्य रूप से आपने जो मैंने वीडियो पढ़ाया था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इस नाम से आपको एक वीडियो मिलेगी, और उसमें केवल हमने 8 और 9 विद्वानों के ही हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था। तो वो टॉपिक एक अलग से था, लेकिन इसमें लगभग इम्पोर्टेंट उन सभी विद्वानों के हिंदी साहित्य के इतिहास हैं जो काफ़ी अपना महत्व रखते हैं हिंदी साहित्य में। तो यहाँ पर एक ही जगह पर हैं सभी विद्वानों के। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें था गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर मिश्र बंधु। तो हमने राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और सॉरी, बस यहीं तक पढ़ा था। लेकिन इसमें काफ़ी सारे विद्वान हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। बाकी आपको ये रचनाएं हैं कि किस विद्वान ने कौन सा इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन किस नाम से लिखा, बस आपको इतना याद रखना है। और बिल्कुल याद कर लेने हैं कि गारसा दत्तासे ने कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शिव सिंह सेंगर ने कौन सा लिखा। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और 1 नंबर एस्टेट में आपको 1 या 2 भी यहाँ से हो सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। 2 नंबर यहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी आपकी एस्टेट की परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि या तो मिलान करने में या पर्टिकुलर किसी भी एक रचना का नाम देकर पूछ लिया जाता है ये रचना किस विद्वान की है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहला है, यहाँ पर क्रम संख्या दी गई है, यहाँ पर लेखक दिया गया है, और फिर कृति का नाम, कृति मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम, उसके बाद उसका रचना काल और कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं कि इस साहित्य के अंदर क्या कुछ विशेष था। देखो, जब शुरुआत में गारसा दत्तासे ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो देखो शुरुआत में जो बंदा लिखता है कुछ ना कुछ एक उसमें गलतियां रह जाती हैं, उसको दूर करता है दूसरे वाला, फिर तीसरा लिखता है, और इस प्रकार से एक परफेक्ट हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिनको सर्वसम्मति से सभी लोगों ने बिल्कुल माना भी है। तो गारसा दत्तासे ने इनके इतिहास का नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम दिया इस्तवार दिला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो इस आपको याद रखना है। आप देखो, इसका रचना काल है 1839, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। आप विडंबना देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला कोई हिंदी का विद्वान नहीं है, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास एक फ्रेंच लेखक ने लिखा है, और फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किसमें, कौन सी भाषा में लिखा गया, ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और इसमें इम्पोर्टेंट एक बात और है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। अब आपको 2 बातें आपको बताऊंगी, वहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है कंफ्यूज करने वाला है। अगर आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ पूछे तो आपको आंसर करना है गारसा दत्तासे द्वारा रचित इस्तवार दिला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो ये याद रखना है। आगे जब आएगा तो डिफरेंस आपको बताऊंगी जॉर्ज ग्रियर्सन को लेकर। दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये शिव सिंह सेंगर ने लिखा, और ये 1883 है इसका रचना काल। नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास का, शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उस कृति का नाम है शिव सिंह सरोज। तो ये इन्होंने अपने नाम से ही इसका नाम रखा और 1883 में लिखा। इन्होंने क्या किया कि लगभग जो 1000, अभी अगर आप गारसा दत्तासे का डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कि इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई या कौन कौन से कवियों को स्थान दिया, कौन कौन सी भाषाओं के कवियों को रखा, तो आप मेरी जो मैं पहले वाली आदिकाल के अंदर एक वीडियो आपको मिलेगी, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, इस नाम से आप वहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद है सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको आपको बताना, तो डिटेल से आप वहाँ से देख सकते हैं। शिव सिंह सेंगर ने कौन सी कृति लिखी, शिव सिंह सरोज का प्रकाशित हुई 1883 में।
लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं। अब इन्होंने क्या किया, लगभग जो 1000 कवि थे उनका जीवन वृत्त मतलब जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में ही इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के अंदर लिखा। और इन्होंने काल विभाजन का भी कोई इतना प्रयास नहीं किया, और ना ही गारसा दत्तासी ने भी कोई काल विभाजन का प्रयास किया था। जैसे कि अब आप हिंदी साहित्य में देखते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ भी नहीं बांटा था, जो भी कवि आए डाल दिया और उनकी रचनाएं भी डाल दी। ठीक है। तीसरा आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का, और इनके द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनका नाम था, इनके द्वारा लिखित उस कृति का नाम था जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, और ये 1888 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखना है, सबसे पहले गारसा दत्तासी ने लिखा, फिर शिव सिंह सेंगर ने, और फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कौन से विद्वान ने लिखा जिसमें काल कर्मानुसार इतिहास लिखा, मतलब काल को कर्म से विभाजित किया, समय को विभाजित किया कि कौन से कवि आदि काल में है, कौन से भक्ति काल में है। ठीक है, इस प्रकार का प्रयास अगर किसी ने किया तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। वैसे अगर साधारण तौर पर आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर करना है आपको गारसा दत्तासी ने। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, काल कर्मानुसार वर्गीकरण भी किया और काल विभाजन का प्रयास किया, पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया। इस पॉइंट का मतलब है कि अभी तक जो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे थे, शिव सिंह सरोज और ये वाला, तो इन दोनों के जो रचनाएं थी या इन्होंने जो भी जो मटेरियल था या जो रचनाएं थी, इनको जो इन्होंने इकट्ठा किया, उन्हीं को आधार बनाकर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, और उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है मिस्र, अगला है मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं ने भी एक कृति लिखी जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ था, और उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। ये 1913 में प्रकाशित हुआ, और इन्होंने लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया। काल विभाजन का पहला प्रयास, यानी कि इन्होंने भी काल विभाजन का क्या किया, प्रयास किया। इन्होंने क्या किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों का काल कर्मानुसार यानी कि उनके जन्म की तिथियों के हिसाब से इन्होंने लगाया था कि पहला कवि कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस हिसाब से। लेकिन मिस्र बंधुओं ने, आपने देखा होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को 5 भागों में बांटा था, तो इन्होंने काल विभाजन का पहला प्रयास किया। उसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल जी, और इनके द्वारा लिखित कृति का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये कब प्रकाशित हुआ, 1929 में। इसमें इन्होंने क्या किया, काल विभाजन का प्रयास किया, इतिहास दर्शन, नामकरण का सुस्पष्ट आधार और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन। देखो, ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास थे जो अभी तक लिखे गए थे, इनमें क्या था कि इन्होंने किसी ने भी कोई नामकरण नहीं दिया था, नामकरण का सुस्पष्ट कोई आधार नहीं था, और ना ही उस का नामकरण देने के पीछे इन्होंने कोई तथ्य दिया था। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इन सभी बातों पर प्रकाश डाला, मतलब कवियों को भी काल विभाजन के हिसाब से इन्होंने बांटा, उनके रचनाओं को स्थान दिया, और रचनाओं के साथ साथ उस समय में जो प्रवृत्तियां विद्यमान थी उनका भी इन्होंने समीक्षा की। ठीक है, तो ये इतनी बातों को याद रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के 3 इतिहास ग्रंथ लिखे, और तीनों के नाम थे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये तीनों ही रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। इन्होंने क्या किया, नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि अपनाई हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में, और शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से असहमति प्रकट की। जैसे कि जब भक्ति काल के बारे में बातचीत होती है कि कोई तो कहते हैं कि भक्ति उत्तर भारत से आई, कोई कहते हैं द्रविड़ से लेकर आई,
तो वहाँ पर इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत का खंडन किया और अपना मत दिया। ये सब बातें हम डिटेल से भक्ति काल के अंदर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका भी तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, राम कुमार वर्मा तक। तो राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1938 में लिखा। और इन्होंने सिर्फ भक्ति काल तक के जो रचनाएं थी उनको ही अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। अगला आता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इन्होंने कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? इनका हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य ही। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इन्होंने लिखा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डॉक्टर नगेंद्र का, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और भगीरथ वाला भी पूछा जाता है। अभी तक जो मैंने 7 बताई ये तो लगातार इम्पोर्टेंट है, और हिंदी साहित्य का अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उन सभी को लगभग इन 7 का तो पता ही रहता है। रीति काव्य की भूमिका, अब यहाँ से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, लेकिन हाँ, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, लेकिन किस नाम से लिखा? रीति काव्य की भूमिका नाम से। अगला आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और इनके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। याद रखना है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, अंतर स्पष्ट करते हुए आपको नाम याद रखना है। गणपति चंद्र गुप्त का है वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है, ये 1965 में प्रकाशित हुआ। रामकुमार वर्मा का था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक। आप इसे कैसे करेंगे? मैंने थोड़ा सा ये ट्रिक बना रखी थी। राम कुमार, जैसे राम ने सीता को जब वहाँ से निकाला या उसकी अग्नि परीक्षा ली तो लोगों ने उसकी आलोचना की। आप इस तरीके से एक ट्रिक बना सकते हैं और कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। रामकुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और गणपति चंद्र गुप्त का है वैज्ञानिक इतिहास। गणपति भगवान, उसको तो हम बुद्धि का देवता मानते हैं, तो भाई वो वैज्ञानिक बुद्धि रखता है। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका भी इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य का अतीत, यानी कि अगर हम विश्व के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अतीत में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ये ट्रिक बना सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये अतीत, ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत। फिर प्रभुदयाल मित्तल, इन्होंने लिखा चैतन्य संप्रदाय। तो चैतन्य भगवान नाम से भी कई बोलते हैं, मैंने सुना है। तो विश्व प्रभु मतलब चैतन्य प्रभु, इस तरीके से आप थोड़ा सा हिंट बना ले। तो प्रभुदयाल मित्तल की रचना थी चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। परशुराम चतुर्वेदी का था उत्तरी भारत की संत परंपरा। परशुराम चतुर्वेदी, इनका है उत्तरी भारत की संत परंपरा, ठीक है। 1-2 ट्रिक तो आप लोग भी अपनी बना लेंगे। डॉक्टर मोतीलाल मेनेरिया ने लिखा राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य। मोतीलाल मेनेरिया, आप ऐसे समझ लें कि मोतीलाल मेनेरिया कहाँ का था? राजस्थान का था। तो दोनों ही आपको हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के नाम आपको याद हो जाएंगे। दूसरा है डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। महेश दत्त शुक्ल, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट ही दिए गए हैं, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर मैं स्पेशल आपको बता ही रही हूँ। तो नलिन विमोचन शर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। पंडित महेश दत्त शुक्ल ने लिखा हिंदी काव्य संग्रह। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है पंडित रामनरेश त्रिपाठी, इनको भी हिंदी साहित्य में दे दिया क्योंकि कविता कौमुदी नाम की जो इनकी रचना है इसमें कई भाषाओं से संबंधित जो रचनाएं हैं वो शामिल हैं। तो कविता कौमुदी रचना पूछी जाती है कि किसकी है, तो रामनरेश त्रिपाठी जी की। बाबू श्याम सुंदर दास जी का, ये इम्पोर्टेंट है, श्याम सुंदर दास जी का हिंदी भाषा और साहित्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आलोचनात्मक कृतियों में भी इसका नाम पूछा जाता है। तो श्याम सुंदर दास जी ने कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी भाषा और साहित्य। सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। जो शास्त्री होते हैं वो विवेचनात्मक इतिहास लिखते हैं, इस प्रकार से ट्रिक बना लें इसकी। कृपा शंकर शुक्ल जो हैं ये हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास।
और आचार्य चतुरसेन हिंदी साहित्य का इतिहास। ये लगभग एक जैसे नाम हैं, तो ये थोड़े से कम। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्हें आप थोड़ा सा स्किप भी करें तो कर ले, थोड़ा सा ध्यान में से निकाल ले, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी, नलिन विमोचन शर्मा और इससे पहले वाले। ठीक है, आगे आता है नागरी प्रचारणी सभा। तो ये भी जब आपने हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में अंतिम नाम बताया था मैंने, नागरी प्रचारणी सभा। इसमें क्या था कि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया था, इसमें कई विद्यार्थियों का या कई लोगों का, आप मान सकते हैं, एक समूह सा था जो सभी ने मिलकर लिखा था, और इनका नाम था हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। और ये कितने खंडों में विभाजित था? ये 18 खंडों में विभाजित था, और इसके पृष्ठ षष्ठ भाग रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया। मतलब इसका जो छठा भाग था उसका संपादन किया डॉक्टर नगेंद्र ने, और किस नाम से किया? रीतिकाल का संपादन। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। रीतिकाल का संपादन नाम से किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसका? हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास का छठे भाग का। तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो बच्चन है ना, बच्चे बच्चे बड़े आधुनिक हैं, तो आधुनिक नाम लगा दिया बस इसके आगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। टीकम सिंह तोमर का है हिंदी वीर काव्य। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट काव्य ग्रंथ थे, और मैंने ट्रिक के साथ आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम एक एक टॉपिक को इसी प्रकार से कवर करेंगे, तभी अंततः आप 45 प्लस मार्क्स जो है एस्टेट में 60 में से गेन कर पाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक बार अगर आप डीप से हिंदी साहित्य पढ़ लेते हैं, फिर आप चाहे कोई भी परीक्षा दें, आपके अच्छे मार्क्स उनमें आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।